A very good afternoon to all of you. Good afternoon, Good ma'am. afternoon. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon all. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में कल समिता ने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसकी वजह से उन्होंने उनका अभी हाफ पार्ट नहीं कंप्लीट हो पाया है। तो समिता आज उसी अपने टॉपिक को वैल्यूज कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस को फर्दर प्रोसीड करेंगी। समिता आप रेडी हो? यस मैम। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, Good ma'am. afternoon. Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, जी मैम। ma'am. तो जैसा कि हम लोग कल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में वैल्यूज कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो बीच से ही मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, जिसका हमें खेद है। अब हम आगे इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक ब्रीफ रिव्यू जो है वो हम आप लोगों को कराना चाहते हैं। जैसा कि वैल्यूज हमारा टॉपिक है और इसमें हम इसकी अवधारणा और इसके निहितार्थ यानी मानव जीवन में या शिक्षार्थियों के जीवन में वैल्यूज का क्या महत्व है, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने विषय सूची के अंतर्गत बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे कि मूल्य शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य, मैम वॉइस आपकी स्लो हो गई है। मूल्य की परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, और इसी में आगे मूल्यों के प्रकार, मूल्यों को बढ़ावा देने वाली आचार संहिता, मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। जिसमें आगे हमने देखा था कि मूल्य शिक्षा का अर्थ यानी कि मूल्य शिक्षा जो है वो बालकों के जीवन में मानवता, देश प्रेम और दूसरों के प्रति कल्याण की भावना का संचार करने के लिए कितनी अत्यंत आवश्यक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। मूल्य शिक्षा की परिभाषा देखी थी, जो कि गावड़े की और बर्टोन के अनुसार थी। मूल्य की अवधारणा पर चर्चा की थी कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसके मूल्यों को वो अपने व्यवहार में उतारता है और उसी के अनुसार अपनी जो जीवन में सही कार्य करने की चेष्टा करता है। फिर मूल्यों के अर्थ के विषय में अध्ययन किया था कि मूल्य जो है वो इंग्लिश के वैल्यू शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है और जो कि लैटिन भाषा के वैल्यर से मानी जाती है, जिसका अर्थ कीमत, महत्व या उपयोगिता से समझा जाता है। इसमें व्यक्ति ये देखता है कि जो संसार में व्याप्त या समाज में व्याप्त जो विचार हैं उनमें से किन विचारों को उसे अपनाना चाहिए और किन का उन्हें परित्याग कर देना चाहिए। फिर ये एक हमने वैल्यूज का ट्री देखा था, जिसमें तरह तरह के वैल्यूज को ज्वाइंट करके एक ट्री फॉर्म किया गया था। मूल्य की परिभाषा का अध्ययन किया था, जिसमें थॉमस एवं जैननकी के अनुसार, प्रोफेसर सौरभ सिंह के अनुसार, जॉन जे काउने के शब्दों में और डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने जो मूल्य की परिभाषा दी है उसका हमने अध्ययन किया था। फिर मूल्यों की आवश्यकता पर चर्चा की थी, जिसमें पहला नैतिक विकास के लिए मूल्य क्यों आवश्यक होते हैं, सेकंड था आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्यों मूल्यों की आवश्यकता होती है, मानवता के विकास के लिए मूल्य क्यों अत्यंत आवश्यक है, शिक्षा के स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए क्यों मूल्य आवश्यक है, राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए भी मूल्य अत्यंत आवश्यक हैं, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं, सांस्कृतिक एवं नैतिक गुणों के लिए भी मूल्यों की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब इसके आगे हम गहन अध्ययन करने जा रहे हैं मूल्यों के महत्व के ऊपर, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विकास में मूल्यों का अहम किरदार होता है। यानी जो मूल्य होते हैं वो किसी बालक के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। यदि उनमें
अच्छे मूल्यों का संचार किया जाएगा तो जो बालक होगा उसका व्यक्तित्व भी विकसित होगा और एक अच्छे नागरिक के रूप में वह राष्ट्र को अपना योगदान समर्पित कर सकेगा। सेकंड पॉइंट है मानवता के विकास में मूल्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मानवता के विकास के लिए भी मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे यदि बालक को बाल्यावस्था से ही मूल्यों का ज्ञान होगा, जैसे कि हमें किसी घायल व्यक्ति या चाहे वो कोई पशु ही क्यों ना हो, अगर वो घायल अवस्था में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई अगर प्यासा या भूखा है तो उसको भोजन कराना चाहिए। इन सब भी अगर ऐसे ही अन्य मूल्यों का भी बालक में बाल्यावस्था से ही उन्हें विकास कर दिया जाएगा तो ये उनके व्यवहार में समाहित हो जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण मानवता का विकास होता है। थर्ड पॉइंट है कर्तव्यों की समझ कराने में मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्तव्यों की समझ कराने में मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इसके द्वारा बालक एवं व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास होता है तथा उसमें उसके कर्तव्यों का बोध भी होता है कि ये हमें करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसका पालन करना चाहिए। इस तरह से जो मूल्य होते हैं वो बालकों में कर्तव्यों की समझ भी कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक विकास में मूल्यों का प्रमुख योगदान होता है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि जब परिवार में बालक अपनी बाल्यावस्था से अपने जो जीवन की जो यात्रा होती है उसको प्रारंभ करता है तो उसके जो माता पिता या उसके दादी नानी के द्वारा जो वो कहानियां सुनता है उससे उनके जो मनोभाव होते हैं वो उसी तरह से बनते हैं। वो ईश्वर के प्रति आस्था रखने लगता है, उसमें आध्यात्मिक विकास होता है, वो पूजा पद्धति में विश्वास रखने लगता है। तो इस तरह से जो मूल्य होते हैं ये बालकों में आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत योगदान देते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की व्यवस्था में सुधार में मूल्यों का अत्यंत व्यापक महत्व है। जैसा कि आगे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में भी सुधार के लिए मूल्यों का अत्यंत महत्व है। यदि शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय प्रशासन ये सभी अपने मूल्यों को भली भांति समझेंगे तथा उनके अनुसार ही अगर वो अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था को निश्चित रूप से ही सुधारा जा सकता है। लास्ट पॉइंट है मूल्यों के द्वारा ही जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में या कई अन्य देशों में भी कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने मूल्यों के मार्ग पर ही चलकर आज हम सभी के लिए, संपूर्ण विश्व के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इसी तरह से हम बालकों में यदि मूल्यों का विकास कर देते हैं, मूल्यों को उनके व्यवहार में समाहित कर देते हैं तो इससे बालकों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मूल्यों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज के बारे में। मूल्यों का कई विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। जैसे कि टर्नर ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा है, आदर्श मूल्य और ठोस मूल्य। आलपोर्ट और बर्नर ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा है, सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, धार्मिक। ये 6 मूल्य आलपोर्ट और बर्नर ने बांटा है। लियू खॉन ने इसे 8 परिणामों में बांटा है, रूप विषयक, संतोष, अभिलाषा, सामान्यता, अन्यन्यता, स्पष्टता, विस्तार, संगठनात्मक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यों का वर्गीकरण अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने अपने अपने परिप्रेक्ष्य में अलग अलग किया है, परंतु जो मूल्यों का सबसे सामान्य वर्गीकरण है उसका हम विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है शिक्षा जगत के मूल्य। शिक्षा जगत के अंतर्गत सरकार, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के अपने अपने मूल्य होते हैं। यदि सरकार की नीतियां ही पक्षपातपूर्ण हो या विद्यालय प्रशासन दोषपूर्ण हो या शिक्षक एवं शिक्षार्थी अपने मूल्यों को प्रमुखता ना दें
तो निश्चित ही उस जगह की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी और एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए जो शिक्षा जगत के मूल्य हैं उनका अत्यंत महत्व होता है एक बालक के जीवन में, क्योंकि बालक का जो चारित्रिक विकास होता है वो या तो उसके परिवार में या उसके विद्यालय में अधिकतम रूप में होता है, अधिकांशता होता है। तो इसलिए जो शिक्षा जगत के मूल्य हैं उनको बालक के लिए सर्वोपरि माना गया है। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। अब ये जो मूल्य हैं ये सिर्फ एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहते हैं, इनको कोई सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। हर राष्ट्र के, हर देश के अपने अपने अलग मूल्य होते हैं। तो इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, जो मूल्यों का एक प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, उसमें हर राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करे तथा दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता को ठेस न पहुंचाए। यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का पालन समस्त देशों द्वारा किया जाएगा तो निश्चित ही विश्व में शांति कायम रहेगी, अन्यथा इसके अभाव में हम तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या होते हैं, इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के प्रति ये आवश्यक नहीं है कि उनके अंदर मैत्री भाव ही हो। अगर उनमें शत्रुता भी है तो ऐसा नहीं कि हमने तुरंत उससे युद्ध छेड़ दिया और युद्ध पर आमादा हो गए। इसके लिए भी मूल्य होते हैं। ये मूल्य जो होते हैं ये हमें बांधे रखते हैं और हमें ये हमारे जो कार्य होते हैं उन्हें नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं कि हमें अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा शत्रु भाव होने के पश्चात भी हमें उनसे किस तरह से मित्रवत व्यवहार करना होगा। ये सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि एक किंवदंती है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग जानते हैं या हम भारतीय जो हैं वो संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो परिवार में क्या होता है, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ परिवार की मुखिया की ही बात नहीं की जा रही है, बल्कि जो परिवार का प्रत्येक व्यक्ति होता है वो सभी के हित के बारे में सोचता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इस पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानेंगे, अपना कुटुंब मानेंगे, तो हम सभी के सुख की कामना करेंगे, सभी राष्ट्र, सभी राष्ट्रवासी सुखी रहें। ये सारी बातें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अंतर्गत आती हैं। थर्ड है सांस्कृतिक मूल्य। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का लोहा दुनिया मानती है। जब आज विश्व में नारी को सम्मान दर्जा दिए जाने की बात कही जा रही है, तब हमारे प्राचीन काल में ही नारियों के लिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य, जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। पुरुष और नारी की जो समानता की बातें हो रही हैं वो जो पाश्चात्य देश हैं उनमें तो शायद आज ही हो रही है, लेकिन हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें नारी को देवी का दर्जा दिया गया है और नारी के सम्मान की सदैव प्राचीन काल से ही बात की जा रही है। तो ये सारे जो चीजें होती हैं, नारी का सम्मान करना, उसको हेय दृष्टि से ना देखना, उसको अपनी बराबरी का अधिकार देना, ये सारे जो हैं ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरणीय मूल्यों की। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण को परिधन आवरण, यानी कि परि का मतलब चारों ओर तथा आवरण का तात्पर्य ढका हुआ से होता है, अर्थात हमारे चारों ओर उपस्थित आवरण ही हमारा पर्यावरण कहलाता है तथा उसकी रक्षा करना तथा संरक्षण करना पर्यावरणीय मूल्य कहलाते हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, जिससे जीवन संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः पर्यावरणीय मूल्यों की रक्षा किया जाना आवश्यक है। जैसा कि इसका एक ज्वलंत उदाहरण अभी हमारे सामने ये जो कोरोना महामारी आई हुई है, इसमें हमें देखने को मिला कि बीमारी से तो शायद कम लोग मरे या इन्फेक्टेड होके तो शायद कम लोग मरे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हमारे कई देशवासियों ने या अन्य देशवासियों ने भी अपनी जो जीवन लीला है वो उनकी ऑक्सीजन की कमी से समाप्त हो गई। तो ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि हमने अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं की, औद्योगिकरण के चक्कर में, या मतलब अपने आप को ज्यादा
डेवलप, अपने आप को ज्यादा विकसित करने के चक्कर में हमने वनों की कटाई अंधाधुंध तरीके से की, जिसका कि दुष्परिणाम हमारे सामने आज अ, दिखाई दे रहा है। इसलिए ये हमारे पर्यावरणीय मूल्य है कि यदि हम एक पेड़, एक वृक्ष आवश्यक होने पर काटते हैं तो उसकी एवज में हमें कम से कम 10 वृक्ष तो लगाने ही चाहिए। जिसकी कि अभी पर्यावरण दिवस पे 5 जून को एक मुहिम भी चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत लाखों पेड़ लगाए भी गए हैं। तो इसलिए ये सारी जो बातें हैं पर्यावरण की रक्षा करने से संबंधित, ये सारे मूल्य हमारे पर्यावरणीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक मूल्य क्या होते हैं। भारत जैसे बड़े देश में अंधविश्वासों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जानी आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश प्राचीन तो है, लेकिन यहाँ पे अंधविश्वास की भी कमी नहीं है। मानव जाति में तरह तरह के अंधविश्वास, जो कि हमारे धर्म से संबंधित बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, तो हमें उसके लिए एक मुहिम चलाए जाने की आवश्यकता है, जो कि सिर्फ वैज्ञानिक मूल्यों द्वारा ही चलाई जा सकती है। इसके लिए हमें लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि वैज्ञानिक क्या कारण वैज्ञानिक होते हैं। अंधविश्वासों का मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, उसका वैज्ञानिक कारण होता है। तो ये सारी जो मूल्य हैं, लोगों को वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति या वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति जागरूक कराना हमारे वैज्ञानिक मूल्य कहलाते हैं। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ। यस मैम। जी जी, थैंक। जी मैम, आ रही है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य। सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य। अब पहले बात करते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये परिवर्तनशील भी होते हैं। मतलब अगर हम जिस समाज में रहते हैं ये उसी के अनुसार बनाए जाते हैं। इनमें समय समय पर यथासंभव परिवर्तन भी होता रहता है। जो मूल्य हमारे लिए स्थिर होते हैं वह हमेशा गतिमान रहते हैं, तथा कुछ सामाजिक मूल्य समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। जैसा कि हमने देखा है हमारे समाज में पहले सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह का बहुत जो था वो प्रचलन था। लेकिन आज क्या है, जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती गई, लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ, उस तरह से ये जो पहले प्राचीन समय के जो ये हमारे मूल्य थे इनमें परिवर्तन हो गया और आज सती प्रथा का संपूर्ण रूप से अंत हो चुका है। अब राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं? राजनीतिक मूल्यों के पालन के बिना एक सभ्य और लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब तक जनता जनार्दन अपने राष्ट्र के नेताओं एवं शासन तंत्र से संतुष्ट नहीं होगी तब तक शांति की स्थापना नहीं की जा सकती है। अब राजनीतिक मूल्य में क्या है कि हम जानते हैं कि हम सभी वयस्क हैं और हम सभी को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। तो हमें जब भी हम अपने मत का प्रयोग जो है वो हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि हम जिसको जनप्रतिनिधि के रूप में चयन जिसका हम करने जा रहे हैं वो आखिर उस पद के लायक है भी कि नहीं है। तो ये इस तरह के जो इस तरह से संबंधित ये सब बातें होती हैं, राजनीति से संबंधित या राजनीतिक जागरूकता के प्रति जो बातें होती हैं, ये सब हमारे राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं मूल्यों की प्रकृति की, यानी कि मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है, इसका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। जैसा कि स्पष्ट ही है कि मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये हमारी भावना में बसे होते हैं, हमारे अंतर्मन में बसे होते हैं। मतलब ये जैसे कोई अगर हम ऐसा कृत्य करने जा रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो एक हम कहते हैं ना कि हमारे अंतर्मन से ये आवाज आई थी कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो अंतर्मन की आवाज होती है ये हमारे मूल्य ही होते हैं, जो एक अमूर्त संप्रत्यय के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। मूल्यों की प्रकृति धनात्मक होती है। अब मूल्यों की प्रकृति जो है वो धनात्मक होती है, यानी कि अगर हम मूल्यों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में विकास के पथ पर हम अग्रसर होते जाएंगे।
अगर हम अपने मूल्यों पर चलते हैं, जो हमने मूल्य निर्धारित अपने लिए कर रखे हैं, अगर जीवन पर्यंत हम उन्हीं पर चलते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, हमें मतलब आत्मानुभूति होती रहती है कि हमने जो काम किए हैं या हम अपने मूल्यों के उस पर, अपने मूल्यों पर चल रहे हैं, मूल्यों के अनुसार ही हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक संतुष्टि का भाव जो होता है ये हमारे मन में होता है। तो इसलिए मूल्यों की जो प्रकृति होती है इन्हें धनात्मक कहा जाता है, क्योंकि मूल्य सदैव बालकों को या हमें विकास के पथ पर आगे की ओर ही अग्रसर करते हैं। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार करने जा रहे होते हैं या कर भी देते हैं, किसी को अगर हम मतलब घृणा की भावना से देखने लगते हैं, या किसी गरीब को देखा और उसे घृणित नजरों से देख रहे हैं, तो लेकिन बाद में हमें एक बार एहसास जरूर होता है कि हमें उस तरह से उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे अंतर्मन की आवाज होती है ये हमारे मूल्य ही होते हैं। तो इसलिए जो मूल्य होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं कि उसे किस तरह से व्यवहार दूसरों के प्रति करना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विचारों को व्यक्तियों द्वारा दिया गया महत्व है। मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विचार, जो कि ये मूल्य होते हैं ये समाज द्वारा बनाए होते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और इनको व्यक्तियों द्वारा महत्व दिया जाता है। मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। इसके बारे में भी अभी हमने सती प्रथा और बाल विवाह का उदाहरण लेकर बताया था कि मूल्य जो है वो समय समय पर परिवर्तनशील होते रहते हैं। मूल्य निर्माण के स्रोत, सोर्सेज ऑफ वैल्यू कंस्ट्रक्शन। इसमें मतलब मूल्य निर्माण के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन सोर्सेज के थ्रू या किन किन माध्यमों से मूल्यों का निर्माण होता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है समाज। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू। ओके। इसमें फर्स्ट है समाज। मनुष्य जिस समाज में पैदा होता है वह उसके साथ अंतःक्रिया करता है तथा उनके जीवन मूल्यों को ग्रहण करता है तथा उस समाज के मापदंडों को स्वीकार करता है। उस समाज के मापदंड भविष्य में जाकर उसके लिए आदर्श बन जाते हैं तथा उसके व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने लगते हैं और उसके मूल्य बन जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही पला बड़ा होता है और समाज में ही रहता है। तो समाज के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जब बालक का पालन पोषण उस समाज में हो रहा होता है या जब बालक अपने समाज से अंतःक्रिया करता है तो ये जो नियम बनाए गए हैं ये बालक अपने व्यवहार में ले आता है और यही व्यवहार उसके मूल्य का निर्माण करती है, उसके मूल्यों का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती है। सेकंड है संस्कृति। किसी समाज की बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति होती है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसके रहन सहन अर्थात उसकी संस्कृति को सीखता है। इसके साथ वहाँ के खान पान की विधि एवं व्यवहार के प्रतिमानों, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श एवं विश्वासों के विशिष्ट रूप को सीखता और धारण करता है। भविष्य में वह इसी संस्कृति को अपने जीवन का अंग बना लेता है। यह मूल्य निर्माण का दूसरा बड़ा स्रोत है। तो संस्कृति के द्वारा भी बालकों में मूल्य का निर्माण होता है, जैसे रहन सहन, उसे समाज में किस तरह हमारी जो संस्कृति है उसके उसी के आधार पर हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से अपने पोशाक धारण करनी चाहिए। तो ये सब जो है इस पर हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है जो धीरे धीरे हमारे मूल्य बन जाते हैं। थर्ड है धर्म
किसी भी समाज का प्रभावशाली तत्व होता है धर्म। पाया जाता है कि बच्चा जिस परिवार में पलता और बढ़ता है वह उसी परिवार के धर्म को स्वीकार करता है तथा उसके नियमों से नियंत्रित होता है। इस प्रकार मूल्य निर्माण का एक प्रमुख स्रोत धर्म होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अनेकों धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों की कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ भी हैं जिन्हें वो बहुत पवित्र मानते हैं। हर धर्म के अनुयायी उसे पवित्र मानते हैं। और जहाँ तक बात की जाए तो सभी जितनी भी ये सेक्रेड बुक्स होती हैं, जितने भी ये धार्मिक पुस्तकें हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें मूल्यों की ही बात की गई है। इसलिए जो धर्म होते हैं वो हमारे मूल्यों के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अपने वेदों की, तो वेदों के बाद ईसा से 1200 वर्ष पहले मनुस्मृति की रचना हुई थी। मनुस्मृति का सभी ने नाम सुना भी होगा और उसमें बहुत सारे वैल्यूज की बात लिखी हुई है। वो बहुत सारे मूल्यों की उसमें चर्चा की गई है, बहुत सारे मूल्यों की व्याख्या की गई है। तो उसमें से हमने मतलब कुछ एक अध्याय है, अध्याय 6 के 92 श्लोक यानी 92 नंबर का जो श्लोक है उसमें जो 10 तरह के मूल्य बताए गए हैं उनकी हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। इसमें धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण, चोरी ना करना, शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धिवान होना, ज्ञानवान होना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, ये 10 लक्षण हैं और इन्हीं को सच्चा धर्म या सच्चा मूल्य माना गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही धर्म जो है वो हमारे मूल्यों के निर्माण में अत्यंत प्रभावी रहा है। नेक्स्ट वन इज अर्थतंत्र। किसी समाज की विचारधारा को बनाने से अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण किरदार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था भी मूल्यों के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। हमारा जो समाज है वो 2 वर्गों में विभाजित है। पहला तो शोषक वर्ग है और दूसरा शोषित वर्ग है। जो शोषक वर्ग होता है उसके द्वारा जो शोषित वर्ग होता है उसका सदैव शोषण किया जाता रहा है। ये चिरकाल से ही परंपरा चली आ रही है जो कि अभी तक शायद कायम है कि जो शोषक वर्ग है उसने गरीबों या दीन दुखियों का हमेशा से शोषण ही किया है। तो ये जो है इससे हमारा जो अर्थतंत्र है ये भी प्रभावी होता है। और इसी शोषण के पश्चात क्या होता है कि जो शोषित वर्ग होता है जिनका शोषण किया जाता है, वो जो हमारा जो गरीब तबका या जो हमारा निर्धन और दीन दुखी तबका होता है, जो समाज होता है, वो शोषक वर्ग के प्रति घृणा की भावना रखने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अर्थतंत्र होता है वो भी मूल्यों के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है राजतंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य की जो सत्ता होती है वो सर्वोपरि होती है। शुरू से ही देखा गया है कि एक राजा द्वारा जो निर्धारित नियम होते हैं या अपेक्षाएं होती हैं उसे जनता को अक्षरशः पूरा करना पड़ता है। और आज के ये तो प्राचीन काल की बात रही जब राज्य व्यवस्था चलती थी, लेकिन आज के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें भी लगभग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजशाही ही चल रही है। शासन तंत्र इसमें भी महत्वपूर्ण होता है, परंतु राजा की अपेक्षाओं से थोड़ा कम अपेक्षाएं जो है वो शासन तंत्र हमारा जनता से रखता है और जनता को उन अपेक्षाओं का पालन भी करना पड़ता है, चाहे वो उन्हें करना चाहें या ना करना चाहें। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन जो राजतंत्र होता है उसने भी अपने कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बना रखे हैं जिनका हमें पालन करना आवश्यक होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजतंत्र है ये भी मूल्यों के निर्माण में अत्यंत योगदान देता है। लास्ट वन इज विद्यालय। अब जहां तक विद्यालय की बात है तो विद्यालय तो प्रत्येक मानव के जीवन में विद्यालय का एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्यालय की जो व्यवस्था है, विद्यालय में ही बालकों का चारित्रिक निर्माण, नैतिक
विकास उनका और बौद्धिक विकास अत्यधिक जो मात्रा में होता है वो विद्यालय में ही होता है, विद्यालय परिसर में ही होता है। विद्यालय की व्यवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मूल्यों का भी निर्माण किया जाता है। यानी विद्यालय के जो मूल्य होते हैं, जो विद्यालय के द्वारा मूल्य निर्मित किए जाते हैं, उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। विद्यालय बालकों में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक सभी प्रकार के मूल्यों का निर्माण करती है। अब बात करते हैं सार्वभौमिक या बुनियादी मानवीय मूल्यों की। कुछ मूल्य जो हैं ये बुनियादी हैं, इनमें कोई परिवर्तन चिरकाल से वर्तमान काल तक अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए इन्हें जो है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल भी माना जाता है। और ये लगभग इसी राष्ट्र में नहीं, ये लगभग सिर्फ हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ही नहीं, लगभग सभी राष्ट्रों में ये जो मूल्य हैं इन्हें सत्यापित किया जाता है या समाहित भी किया गया है, जिसमें पहला है सत्य। बुनियादी मानवीय मूल्यों के अंतर्गत सत्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा एक सभ्य समाज एवं राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यदि बालकों में सत्य बोलने की आदत का निर्माण कर दिया जाता है तो इससे गलती की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यदि बालक ने कोई गलती कर दी और उस गलती को स्वीकार कर ले तो उसको समझाकर भविष्य में गलती ना दोहराने की शिक्षा देकर उसे बार बार की जाने वाली गलतियों से रोका जा सकता है तथा एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि बालकों में सत्य के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो बचपन से ही या बाल्यावस्था से ही उनमें विकसित करना चाहिए, ताकि मानिए उसने अगर कोई गलती, उसे सत्य की महत्ता बतानी चाहिए कि सत्य कितना जरूरी है। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र की कहानियां हम उन्हें सुना सकते हैं कि उन्होंने सत्यवादी वो कहलाए और उन्हें सत्य की रक्षा के लिए, सत्य के मूल्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को त्याग कर दिया। उन्होंने संपूर्ण जीवन अत्यंत संघर्ष झेले। तो इस तरह की जो कहानियां हैं ये हम बालकों को सुनाकर उनके अंदर सत्य की भावना का विकास कर सकते हैं और उन्हें सत्य की महत्ता बता सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, अगर बालक से कोई गलती हो भी गई है तो वो उसको आकर सामने से जो है उसको स्वीकार करेगा और भविष्य में गलती ना दोहराने की सलाह हम उसे दे सकते हैं, जिससे बालक का चारित्रिक विकास होगा और उसमें मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है शांति। शांति भी एक मूल्य है जिसके अंतर्गत बालकों में अहिंसा, तनाव एवं संघर्ष के नकारात्मक पक्षों को बताकर उसके होने वाली समस्याओं की जानकारी देकर उसे शांति के मार्ग पर चलाया जा सकता है। जैसे कि हम बालकों को पहले ही शांति चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है तो इसे बालकों को हम पहले ही बता दें, अहिंसा करने से क्या मतलब फायदा होगा, तनाव एवं संघर्ष के नकारात्मक पक्ष उसे बता दें। जैसे कि अगर हम हिंसा के नकारात्मक पक्ष बालकों को बता दें कि अगर हम हिंसा करते हैं तो उससे किसी को कैसे कष्ट पहुंचेगा, उसके नकारात्मक पक्षों को बताएं कि उससे किसी को कितना कष्ट होगा, और इस तरह से बालकों को भावनात्मक मतलब पहलुओं को अगर छू लिया जाए तो वो शांति के महत्व को समझने लगेगा और इस तरह से वो शांति की अवधारणा को समझ जाएगा और एक शांत समाज का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होगा आगे चलकर। नेक्स्ट है अहिंसा। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न विचारकों ने अहिंसा के मूल्यों को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। अहिंसा के मूल्यों को अपनाकर एक सभ्य एवं शांत समाज की स्थापना की जा सकती है। जैसे कि जीवों पर दया करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए आदि मूल्य को बालकों के व्यवहार में विकसित करना चाहिए। ये जो अहिंसा है इसके महत्व को समझाने के लिए हम महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं। उनकी कहानियां या उनके जीवन के जो वृत्तांत हैं उनको बालकों को
एक रोचक ढंग से सुनाकर हम अहिंसा के महत्व को बच्चों को समझा सकते हैं। और इस तरह से जो अहिंसा परमो धर्मा का जो कथन है वो हमारे भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है, जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति एवं सामाजिकता को सुदृढ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है धर्मनिष्ठ आचरण या न्यायपरायणता। भारत अनेक धर्मों का देश है। हर धर्म में मूल तत्व में मानव कल्याण, समाज एवं राष्ट्र के प्रति आदर एवं प्रेम, अहिंसा है। सभी धर्म मनुष्यों से एक अच्छा इंसान बनने की मांग करते हैं। कर्म प्रधान जीवन जीने की वकालत करते हैं। यदि मनुष्य अपने अपने धर्म की मूल भावनाओं का अपने जीवन में पालन कर ले तो निश्चित ही उस समाज एवं राष्ट्र का विकास होगा तथा हर तरफ शांति का माहौल होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू या मूल्यों के प्रकार के बारे में। मूल्यों को किसी विशेष वर्ग में बांट पाना मुश्किल है क्योंकि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से हमने इसे दो भागों में बांटा है। पहला है आंतरिक मूल्य और दूसरा है बाह्य मूल्य। अब चर्चा करते हैं कि आंतरिक मूल्य क्या होते हैं। विचारक लेविस ने आंतरिक मूल्यों को व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से स्वीकार करना बताया है। यानी ये वे मूल्य हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार करता है, उसके अंतर मन या हृदय के अंग होते हैं, जिसके पालन करने का आदेश व्यक्ति को अपने अंदर से प्राप्त होता है, जिनके पालन से उसे आत्म संतोष मिलता है। इस वर्ग में लेविस ने धर्म पर आधारित नैतिक नियमों को स्थान दिया है, जैसे सत्य, दया आदि। तो आंतरिक मूल्यों को हम कह सकते हैं कि ये वे मूल्य हैं जो मानव को तार्किक और बुद्धिशील बनाते हैं, और इन्हीं मूल्यों के द्वारा जो बालक, अगर बालक की बात की जाए या मानव की बात की जाए, तो वो अच्छे कर्मों में, अच्छे विचारों में या बुरे कर्मों या विचारों में अंतर स्थापित करता है अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से। और आंतरिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो उसे अंदर से, मतलब इंस्टीट्यूशन मिलती है, जो अंदर से उसे आत्मानुभूति होती है कि हमें ये विचार जो हैं, हमें ये कर्तव्य जो हैं ये करने चाहिए। और जब वो उन कर्तव्यों का पालन कर लेता है तो उसे एक आत्म संतोष की भी प्राप्ति होती है। बात करते हैं अब बाह्य मूल्यों की। लेविस ने बाह्य मूल्यों का तात्पर्य उन मूल्यों से माना है जिन्हें मानव बाह्य दबाव में स्वीकार करता है, जो उसकी बुद्धि को तो स्वीकार होते हैं पर वे उसके अंतर मन में स्थान नहीं बना पाते हैं। यानी कि ये वे मूल्य होते हैं जो किसी भी मानव को बाह्य दबाव या किसी न्यायपालिका का दबाव हो या कार्यपालिका का दबाव हो या समाज का दबाव हो या उसके परिवार का दबाव हो, उस दबाव में रहकर उसे उन मूल्यों का पालन, उन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो ये जो इस टाइप के जो मूल्य होते हैं ये बाह्य मूल्य में आते हैं, जो उसके अंतर्मन में एक संतोष की भावना नहीं देते, उसे दबाव में वो कार्य करना पड़ता है, उन मूल्यों का पालन करना पड़ता है। तो ये सब जो है ऐसे मूल्य होते हैं, ये बाह्य मूल्य होते हैं। मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब मूल्यों का निर्माण जो है वो बालकों में किस तरह से किया जा सकता है, ये कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो उसके लिए जो विचारक हैं, जो हमारे समाजशास्त्री या शिक्षा शास्त्री, जो अन्य विचारक हैं, उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है दार्शनिक मूल्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक मूल्य और तीसरा है सामाजिक मूल्य। अब दार्शनिक मूल्यों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला आता है आध्यात्मिक मूल्य और दूसरा आता है भौतिक मूल्य।
तो बात करते हैं आध्यात्मिक मूल्य की। आध्यात्मिक मूल्यों से तात्पर्य ऐसे मूल्यों से है जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, जैसे धर्म का पालन करना, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति शरीर संसार में आता है जिसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना होता है, जिसके लिए वह विभिन्न जीवन मूल्यों का निर्वाह करता है, जैसे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये आध्यात्मिक मूल्य जो हैं ये ब्रह्मचर्य से संबंधित या ईश्वर से संबंधित होते हैं। और जहाँ तक बात की जाए, अधिकतर जो हैं, जो संत महात्मा या ऋषि मुनि जो हुए हैं, उन्होंने इन्हीं मूल्यों, उनके अंदर इन्हीं मूल्यों की अधिकांश जो है ये आध्यात्मिक मूल्य विकसित हुए हैं। भौतिक मूल्य जो होते हैं, ये भारतीय दार्शनिकों ने भौतिक मूल्यों के अंतर्गत सहानुभूति, राष्ट्र प्रेम, स्नेह तथा सत्य आदि को स्थान दिया है, जो कि सामान्य मानवों में अधिकता में पाए जाते हैं, ये भौतिक मूल्य। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक मूल्य की। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से मनुष्य के मूल्यों के निर्माण की प्रक्रिया के 3 पद होते हैं। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा सर्वप्रथम अपने समाज के व्यवहार, मानदंड, नियम और को बिना सोचे समझे स्वीकार करता है। उसके बाद उसमें जैसे जैसे विवेक शक्ति का विकास होता है, वह अपने औचित्य के बारे में सोचने समझने लगता है और उन्हें अनुकूल महत्व देने लगता है तथा उन्हें अपने अंतर्मन में स्थान देने लगता है। जब वे उसकी भावना से जुड़कर उसके अंतर्मन में स्थान बना लेते हैं तो उसके व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने लगते हैं। जब तक वह उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित नहीं करते हैं, तब तक उन्हें मूल्य नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक मूल्य। अब बात करते हैं समाजशास्त्रियों की दृष्टि से सामाजिक मूल्य कौन से होते हैं। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ ही सामाजिक मूल्यों का विकास बालकों में होता है। बच्चा जिस समाज की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसी की भाषा सीखता है, उसी के व्यवहार सीखता है, उसी के मानदंड आदि को अपनाता है। इस प्रकार उस समाज में समायोजन करता है। धीरे धीरे उसमें इनके प्रति स्थायी भाव बन जाता है और यह स्थायी भाव उसके व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने लगता है और हम कह सकते हैं कि उसमें सामाजिक मूल्यों का निर्माण हो गया है। अब बात करते हैं मूल्य शिक्षा के उद्देश्य यानी कि मूल्यों के शैक्षिक निहितार्थ की। मूल्य परक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। विद्यार्थियों को एक उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित करना। अब शिक्षकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, या एक परिवार में यदि कोई बालक है तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें अच्छा एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए उन्हें मूल्यों की समझ कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें मूल्यों और कर्तव्यों का बोध कराना आवश्यक है और मूल्यों का पालन करते हुए एक उचित व्यक्तित्व का, एक उचित समाज का, एक राष्ट्र का और एक राष्ट्र के उत्तरदायी नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए मूल्य जो हैं ये बालक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा लोकतंत्र का उचित ढंग से ज्ञान प्रदान करना। अब मूल्य शिक्षा के द्वारा ही हम बालकों में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के बारे में ज्ञान विकसित कर सकते हैं, समझ विकसित कर सकते हैं, जिससे उसे एक उत्तरदायी नागरिक
या एक सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को आत्मज्ञानी बनने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। मूल्य शिक्षा के द्वारा ही हम विद्यार्थियों को आत्मज्ञानी बनने का प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो स्वयं को जाने कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसे कौन से कार्यों को करना चाहिए, कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए, कौन से मूल्यों को अपनाना चाहिए, किनका त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों को इन सब विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति सहयोग, प्रेम एवं करुणा एवं मौलिक गुणों का विकास करना। विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति सहयोग, प्रेम एवं करुणा समिता, समिता, मैम लेफ्ट हो गए, क्लास में है नहीं। आशुतोष आप क्या कह रहे हो? क्लास में मैम दिखाई नहीं दे रही है, शायद हम मुझे लगता है लेफ्ट हो गई हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसको डाउन रखो ना। नहीं मैम, वो समिता का है। आप लोग में से कोई कांटेक्ट करके देखो उनसे, बस उनका ओवर ही हो गया है तो क्वेरीज वो ले ले फिर अपना। हाँ आ गया समिता। हेलो हाँ समिता बताइए। मैम, आवाज आ रही थी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी पीपीटी नहीं दिख रही हम लोग को इस समय। ठीक है मैम, फिर से शेयर कर दे रहा हूँ। हम्म। ये संदर्भ ग्रंथ सूची है। ठीक है समिता, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छे से हम लोग को वैल्यूज को समझाया। तो अब सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, अगर उन्हें कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो वो समिता से पूछ सकते हैं। कुछ नहीं होती। मैम, समिता जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा। लगभग इनकी पीपीटी भी अच्छी बनी हुई थी। थोड़ा सा मैम हल्का सा मुझे वो समझ में नहीं आया, जहाँ इन्होंने बताया था कि मूल्यों की प्रक्रिया, उसके बाद इन्होंने बताया कि दार्शनिक मूल्यों की क्या है, फिर ये प्रक्रिया की बजाय प्रकार की तरह उन्होंने जो व्याख्या की वो थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट कर रहा था। शब्दों का चयन उसमें थोड़ा सा मतलब चलिए तो एक ये सजेशन है तो देख लेंगी समिता, इसको देख लेंगी। अगर सजेशन है आपका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैम बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ाया, इनकी टोन भी बहुत अच्छी थी। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पर क्लास बाइंड अप करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अगले क्लास में एक नए प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।